नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आत्मकथा विधा। तो आज के इस वीडियो में हम आत्मकथा विधा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आत्मकथा विधा संपूर्ण प्रश्नोत्तरी, और आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि किसी लेखक के द्वारा अपने जीवन का वर्णन करने वाली कथा को क्या कहते हैं। यानी कि जब कोई लेखक अपने जीवन से संबंधित कथा स्वयं लिखता है तो उसे क्या कहते हैं। विकल्प ए कहते हैं कि जीवनी कहते हैं, विकल्प बी आत्मकथा कहते हैं, विकल्प सी संस्मरण कहते हैं या फिर विकल्प डी रेखा चित्र कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का जवाब आप सबको देना है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, आत्मकथा इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है ना, कि जब कोई लेखक अपने स्वयं की कथा लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 2 है कि हिंदी की सबसे प्राचीनतम आत्मकथा किसे माना जाता है। आप चाहे कहें कि हिंदी की सबसे प्राचीनतम आत्मकथा, या आप ये भी कह सकते हैं कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा किसे माना जाता है। विकल्प कह रहे हैं कि अर्धकथानक को माना जाता है, विकल्प बी जीवन चरित्र को माना जाता है, विकल्प सी कह रहे हैं कि अर्धकथा को माना जाता है, या फिर विकल्प डी मेरी जीवन यात्रा को माना जाता है। तो प्रश्न संख्या 2 का जवाब आप सबको देना है कि हिंदी की सबसे प्राचीनतम आत्मकथा किसे कहते हैं। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, अर्धकथानक इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है ना। बात करें हिंदी की सबसे प्राचीनतम यानी कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा, तो बिल्कुल अर्धकथानक है ना। और इसके लेखक कौन है? बनारसी दास जैन है। कब लिखी गई? 1641 में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई? ब्रज भाषा में। शैली की बात करें तो गद्य पद शैली में लिखा गया है, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। अब कैसे दिमाग में इसको बैठाया जाए, तो बिल्कुल छोटा सा क्लू है। देखिए, जब कोई व्यक्ति ना सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखेगा, अपनी आत्मकथा लिखेगा तो अर्ध लिखेगा, तो अर्धकथानक है ना। तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक थी, इसे ध्यान में रखिएगा। और कौन लिखा था? बनारसी दास जैन ने लिखा था, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। बात करें विकल्प सी में, आप देख रहे हैं इसी से मिलता जुलता एक नाम है अर्धकथा, है ना। कहीं कहीं हिंदी की प्राचीनता में पहली जो आत्मकथा है अर्धकथा को ही दिखाता है, तो आप उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्रथम अर्धकथानक है। अर्धकथा की बात करते हैं तो डॉक्टर नागिन द्वारा लिखी गई जो आत्मकथा है अर्धकथा शीर्षक से लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न कहते हैं कि निम्न में भवानी, यहाँ पे प्रसाद को आप कर लीजिए दयाल, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, निम्न में भवानी दयाल सन्यासी की आत्मकथा कौन सी है। विकल्प कह रहे कि आप बीती है, विकल्प बी मैं क्रांतिकारी कैसे बना ये है, विकल्प सी कह रहे कि प्रवासी की कहानी है, या फिर विकल्प डी आत्मकथा है। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 3 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 3 का विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी प्रवासी की कहानी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। अब कैसे इसे दिमाग में बैठाया जाए, तो बस दिमाग में आपको बैठाना है। यहाँ पे देखिए प्रवासी और यहाँ पे देखिए सन्यासी। बोले जहाँ पे देखो सन्यासी वहीं पे देखो प्रवासी, ये ध्यान में रखिएगा। अब कैसे क्लू बनाना है? सन्यासी को प्रवासी, प्रवासी को सन्यासी से मिला देंगे तो आपका बिल्कुल ये जो प्रश्न है सही बन जाएगा, है ना। तो बस आप कह सकते हैं कि सन्यासी की जो आत्मकथा है ना वो प्रवासी की कहानी है। तो सन्यासी की आत्मकथा प्रवासी की कहानी है, ध्यान रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में छाप लीजिए। ठीक है ना। विकल्प में देख रहे हैं आप बीती। अब आप बीती आत्मकथा किसकी है? देखिए, भाई पर जब बीतती है ना जो कुछ भी वो अपना सुनाता है, तो भाई पर आप बीती, भाई पर आप बीती। तो भाई फार भाई, पर फार परमानंद, है ना। तो भाई परमानंद द्वारा लिखा गई जो आत्मकथा है आप बीती। अब देखे होंगे जब कोरोना आया था, लॉकडाउन लगा, तमाम प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ा, तो भाई पर आप बीती जो थी उसने बताया। तो भाई पर आप बीती, भाई पर भाई फार भाई, पर फार परमानंद आप बीती,
उनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। ठीक है ना। अब मैं क्रांतिकारी कैसे बना, बिल्कुल है ना, बिल्कुल लोगों का विलास देख करके, लोगों का विलास देखकर मैं क्रांतिकारी बन गया। तो लोगों का विलास का मतलब होता है रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई है ना आत्मकथा है। और प्रवासी सन्यासी होता है। आत्मकथा की बात करें ना तो भैया आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है ना, आत्मकथा राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ध्यान में रखिएगा, है ना, आत्मकथा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 3 का जो जवाब था विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 4 है कि निम्न में आत्मकथा एवं लेखक असंगत हैं। अब कह रहे कौन सी आत्मकथा और उसके जो लेखक हैं असंगत है, आपको जवाब देना है। विकल्प कह रहे कि निज वृत्तांत अंबिका दत्त व्यास का यह संगत है। विकल्प भी कह रहे कि मेरी जीवन गाथा गणेश प्रसाद वर्णी की है, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे कि एक पत्रकार की आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र ने लिखा है, ये असंगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे कि मेरी जीवन यात्रा राहुल शंकरतायन की है, ये असंगत है। अब जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 4 आप सबके स्क्रीन पर है कि कौन सा विकल्प असंगत है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, से विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी इज राइट आंसर, है ना। एक पत्रकार की आत्मकथा, बोले एक पत्रकार की आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नहीं है, बल्कि एक पत्रकार की आत्मकथा मूल होती है। क्या होती है? मूल होती है। जो पत्रकार अपनी कथा छाप देगा वही मूल होता है। तो एक पत्रकार की आत्मकथा बोले सर मूल होती है, तो मूल फार ध्यान में रखिएगा हमेशा, मूल फार मूलचंद्र अग्रवाल, है ना। एक पत्रकार की आत्मकथा मूल होती है, तो मूल फार मूलचंद्र अग्रवाल द्वारा लिखा गया है एक पत्रकार की आत्मकथा। राजेंद्र प्रसाद जी का अभी आपने देखा केवल आत्मकथा शीर्षक से इन्होंने आत्मकथा अपनी लिखी है ना। यहाँ पे देखें विकल्प ए में निज वृत्तांत, है ना, वृत्त का व्यास होता है। तो देखिए वृत्तांत को वृत्त कर लीजिए, वृत्त का व्यास, है ना। निज वृत्तांत अंबिका व्यास, वृत्त का व्यास ध्यान में रखिएगा, है ना। मेरी जीवन गाथा, गा से गाथा, गा से गणेश वर्णी, गे में मेरी जीवन गाथा, तो गा से गाथा, गा से गणेश प्रसाद वर्णी, ध्यान में रखिएगा। और मेरी जीवन यात्रा, तो यात्रा जान ही रहे राहुल जी खूब करते थे, तो मेरी जीवन यात्रा राहुल शंकरतायन द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना। तो स्टार लगाकर इन सभी जो महत्वपूर्ण तथ्यों को बिल्कुल अपने नोटबुक में दर्ज करते हुए भी आप आगे चलें। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 5 है कि साधना के पथ पर आत्मकथा किसकी है। विकल्प कह रहे कि हरिभाऊ उपाध्याय की है, विकल्प बी अंबिका दत्त व्यास की है, विकल्प सी प्रतिभा अग्रवाल की है, या फिर विकल्प डी कुसुम अंसल की है। तो प्रश्न संख्या 5 का जवाब आप सबको देना है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, हरिभाऊ उपाध्याय इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। बात करें साधना के पथ पर, हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा 1946 ईस्वी में लिखी गई आत्मकथा है। अब कैसे इसे दिमाग में बैठाया जाए, तो बस दिमाग में बैठाइएगा साधना के पथ पर। साधना के पथ पर किसके? बोले हरि के साधना के पथ पर, हरि के साधना के पथ पर, साधना के पथ पर किसके? बोले हरि के। हरिफार हरिभाऊ उपाध्याय को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 6 है कि लगता नहीं मेरा दिल आत्मकथा किसकी है। अब लगता नहीं मेरा दिल आत्मकथा किसकी है। विकल्प कह रहे कि गणेश प्रसाद वर्णी की है, विकल्प भी कह रहे कृष्णानंद अग्निहोत्री की है, विकल्प सी स्वामी श्रद्धानंद की है, या फिर विकल्प डी वियोगी हरि की है। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 6 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। विकल्प बी को लॉक किया जाए, कृष्णानंद अग्निहोत्री इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बहुत ही सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी है सही जवाब, और आप सब बधाई के पात्र हैं। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो बिल्कुल लगता नहीं है, लगता नहीं मेरा दिल। क्यों? बोले सर कृष्ण की अग्नि से, कृष्ण के विरह की अग्नि से जो है ना मेरा दिल लगता नहीं, लगता नहीं मेरा दिल, या मेरा दिल नहीं लगता है। बस घुमा फिरा करके आपको ये शीर्षक मिल जाए, है ना, कृष्ण की अग्नि की, कृष्ण की विरह की अग्नि से लगता नहीं है मेरा दिल। आपको लगता नहीं मेरा दिल कौन गोपिकाएं कहती हैं जब किसका वियोग हो जाता है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, उस समय की बात है, एक क्लू बना लीजिएगा कि लगता नहीं मेरा दिल कृष्ण के वियोग के कारण, अब कृष्ण के वियोग की अग्नि के कारण, है ना। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में छाप लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 7 है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास की आत्मकथा कौन सी है। विकल्प कह रहे कि आत्मकथा है, विकल्प कह रहे कि मेरी आत्मकहानी है, विकल्प सी कह रहे कि मेरी जीवन यात्रा है, या फिर विकल्प डी मेरा जीवन प्रवाह है। तो प्रश्न संख्या 7 का जवाब सबको देना है। बेहद महत्वपूर्ण
और आप सबकी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही संभावित प्रश्न है। धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, मेरी आत्मकहानी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। बात करें मेरी आत्मकहानी तो 1941 ईस्वी में डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। कैसे दिमाग में बैठाया जाए तो बस आपको यही क्लू बनाना है कि मेरी ये आत्मकहानी है ना, बोले सर मेरी आत्मकहानी बहुत सुंदर है, मेरी आत्मकहानी बहुत सुंदर। क्या बहुत सुंदर? बोले मेरी आत्मकहानी। तो बस मेरी आत्मकहानी को ध्यान में रखिएगा। बहुत सुंदर मतलब श्याम सुंदर दास को ध्यान में रखिएगा कि मेरी आत्मकहानी बहुत सुंदर है, ये ध्यान में रखिए। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में छाप लीजिए, मेरी आत्मकहानी बहुत सुंदर है ना। आत्मकथा अभी आप देख रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है ना, ये ध्यान में रखिएगा। मेरा जीवन यात्रा अभी आपने देखा राहुल सांकेतायन द्वारा, और मेरा जीवन प्रवाह है ना। मेरे जीवन का प्रवाह बिल्कुल वियोगी हरि, वियोगी व्यक्ति के जीवन का प्रवाह होता है ना, जो वियोगी व्यक्ति होता है ना उसके जीवन का प्रवाह ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल प्रश्न संख्या जो 7 का जवाब है विकल्प बी इज राइट आंसर। स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज करिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 8 है कि कल्याण मार्ग का पथिक किसकी आत्मकथा है। विकल्प ए कह रहे कि स्वामी दयानंद की है, विकल्प बी गणेश प्रसाद वर्णी की है, विकल्प सी कुसुम अंसल की है, या फिर विकल्प डी स्वामी श्रद्धानंद की है। तो जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 8 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, स्वामी श्रद्धानंद इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है ना। अब कैसे दिमाग में इसको बैठाया जाए तो देखिए, कल्याण मार्ग के लिए है ना, कल्याण मार्ग के लिए पथिक कहाँ जाता है? बोले सर स्वामी के पास जाता है, और श्रद्धा लेकर कहाँ जाता है? स्वामी के पास जाता है ना। देखे होंगे जब कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है, अपने जीवन से हताश हो जाता है, उसे जीवन में हर तरफ निराशा दिखती है ना, तो क्या करता है? अपने कल्याण के लिए क्या करता है? पथिक स्वामी के पास श्रद्धा लेकर जाता है। तो श्रद्धा, स्वामी श्रद्धानंद राइट आंसर। स्टार लगाइए और अपने नोटबुक में इन्हें दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 9 है कि कितने शहरों में कितनी बार आत्मकथा किसकी है। विकल्प ए कह रहे कि भाई परमानंद की है, विकल्प बी पद्मा सचदेवा की है, विकल्प सी कह रहे मैत्री पुष्पा की है, या फिर विकल्प डी ममता कालिया की है। तो प्रश्न संख्या 9 का जवाब आप सबको देना है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितनी शहरों में कितनी बार आत्मकथा किसकी है। जवाब आप सबको देना है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, ममता कालिया इज राइट आंसर। बिल्कुल सही है। अब कितने शहरों में कितनी बार? बोले सर 11 बार। कितनी शहरों में कितनी बार? बोले 11 बार। कौन? बोले ममता उमड़ी, है ना। 11 बार का मतलब है कि 2011 में लिखी गई है। कितनी शहरों में कितनी बार आत्मकथा किसकी है? बोले ममता बार, है ना। अनगिनत है, कितने शहरों में कितनी बार ममता उमड़ी, है ना, ध्यान में रखिएगा। बोले 11 बार, 11 2011 में लिखी गई है, और ममता ममता कालिया को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई पर आपने देखा था कि भाई पर आप भी थी, है ना, ये भी ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 10 है कि हादसे आत्मकथा किसकी है। विकल्प कह रहे कि रमणिका गुप्ता का है, विकल्प बी प्रभा खेतान का है, विकल्प सी अनीता राकेश का है, या फिर विकल्प डी मन्नू भंडारी का है। तो प्रश्न संख्या 10 का जवाब आप सबको देना है कि हादसे आत्मकथा किसकी है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प को लॉक किया जाए, रमणिका गुप्ता इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है ना। अब हादसे कैसे होते हैं? बोले सर हादसे तब होते हैं जब कोई व्यक्ति रमण करता है ना, रमण करता है तभी हादसा होता है। ध्यान में रखिएगा, 2005 में रमणिका गुप्ता द्वारा लिखा गया है। हादसा कब होगा? जब कोई रमण करेगा, रमण फार रमणिका, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रभा खेतान की अनसैनंदा इनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिए, हो सकता है किसी परीक्षा में आपसे सामना पड़ जाए, है ना। अनीता राकेश की बात करते हैं तो अनीता राकेश क्या करते हैं? संतरे और संतरे खा रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। और मन्नू भंडारी की आत्मकथा एक कहानी, यह भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए तो फिलहाल प्रश्न संख्या 10 का जो विकल्प ए रमणिका गुप्ता इज राइट आंसर। प्रश्न 11 है कि समय सहचर है आत्मकथा किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि यशपाल की है, विकल्प बी रामदास मिश्र की है, विकल्प सी गंगा प्रसाद उपाध्याय की है, या फिर विकल्प डी सेठ गोविंद दास की है। तो प्रश्न संख्या 11 का जवाब आप सबको देना है कि समय सहचर है आत्मकथा किसकी है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, विकल्प बी को लॉक किया जाए, रामदास मिश्र इज राइट आंसर। बिल्कुल समय सहचर है
किसके लिए? बोले राम के दरस के लिए, है ना। तो राम के दरस के लिए बिल्कुल समय है सहचर। समय सहचर किसके लिए? बोले रामदरस मिश्र के लिए, रामदरस मिश्र के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। बात करें समय सहचर तो 1991 में इनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, ठीक है ना। बात करें विकल्प यशपाल का तो आप लोग जान रहे हैं कि सिंहावलोकन के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, जिसके कुल 3 भाग हैं। पहला भाग 51 में, दूसरा भाग 52 में, तीसरा भाग 55 में। ये भी ध्यान में आप रखिएगा। विकल्प सी में आप देख रहे हैं गंगा प्रसाद उपाध्याय। तो गंगा प्रसाद का आप जान ही रहे हैं कि जीवन चक्र, गंगा का प्रसाद, गंगा का जल जो है जीवन चक्र देता है, तो जीवन चक्र इनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। सेठ गोविंद दास की बात करते हैं तो सेठ अपना निरीक्षण खुद करता है, तो सेठ गोविंद दास का आत्मनिरीक्षण इनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है आत्मनिरीक्षण। तो फिलहाल संख्या 11 का जो जवाब है विकल्प बी रामदरस मिश्र इज राइट आंसर। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रसंख्या 12 की अपनी कहानी किसकी आत्मकथा है? विकल्प कह रहे हैं कि संत राम पीए की है, विकल्प बी कह रहे हैं कि पांडे बेचन शर्मा उग्र की है, विकल्प सी भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव की है, या फिर विकल्प डी वृंदावन लाल वर्मा की है। अब प्रसंख्या 12 का जवाब आप सबको देना है। बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर, और आप सबको जवाब देना है कि अपनी कहानी किसकी आत्मकथा है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा जी की है, 1970 में लिखी गई आत्मकथा है। अपनी कहानी, है ना, अपनी कहानी बोले सर वृंदावन की। तो वृंदावन की अपनी एक अलग कहानी है। जब वृंदावन में आप जाएंगे ना तो वहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है। तो वृंदावन की अपनी कहानी, वृंदावन की अपनी कहानी, ठीक है। संतराम बीए की बात करते हैं। देखिए हर व्यक्ति जब बीए में रहता है ना तो बीए का क्या होता है? मेरे जीवन के अनुभव, मेरे जीवन के बीए के अनुभव, है ना। पांडे बेचन शर्मा उग्र की बात करते हैं तो अपनी खबर सुन करके व्यक्ति उग्र हो जाता है। अब किसी खबर कोई जाकर सुना दे कि इनका स्कूल में मार पड़ी थी या इनका नंबर कम आया, अपनी खबर जब व्यक्ति सुनता है ना तो उग्र हो जाता है ना। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव की बात करें तो इनको ध्यान में रखिएगा। जीवन के 4 अध्याय भुवनेश्वर प्रसाद, है ना, भुवनेश्वर प्रसाद, जीवन के 4 अध्याय बोले भुवनेश्वर प्रसाद। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, स्टार लगाकर इन्हें अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, क्योंकि इन दिनों अगर देखा जाए तो परीक्षा में कहीं से भी और कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फिलहाल अपनी कहानी जो है ना वृंदावन की है, वृंदावन की है, वृंदावन वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न 13 है कि कहो व्यास कैसी कटी आत्मकथा किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि गोपाल प्रसाद व्यास की है, विकल्प बी रामविलास शर्मा की है, विकल्प सी राजेंद्र यादव की है, या फिर विकल्प डी भीष्म साहनी की है। तो जवाब आप सबको देना है। प्रश्न 13 आप सबके स्क्रीन पर है कि कहो व्यास कैसे कटी, है ना। अब आपका जवाब भी आ गया। यहाँ पे देखिए व्यास हैं तो यहाँ पर भी व्यास हैं, तो व्यास व्यास को मिला लीजिए, गोपाल प्रसाद व्यास इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। और इस प्रश्न को बिल्कुल डबल स्टार लगाकर अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, है ना। कैसे दिमाग में इसको बैठाया जाए? बोले कहो व्यास कैसे कटी, कहो व्यास कैसे कटी गोपाल के यहाँ, ध्यान में रखिएगा। कहो व्यास गोपाल के यहाँ कैसे कटी, या कहो व्यास गोपाल की कैसे कटी, गोपाल की कैसे कटी, कैसे कट रही है, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर व्यास को मिला लीजिएगा, बिल्कुल आपका ये जो प्रश्न है बिल्कुल सही बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न 14 है कि कुछ कही कुछ अनकही। अब कुछ कही और कुछ अनकही आत्मकथा किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि शीला झुंझुनवाला की है, विकल्प बी कह रहे हैं कि फानेश्वर नाथ रेणु की है, विकल्प सी कह रहे हैं कि रविंद्र कालिया की है, या फिर विकल्प डी रविंद्रनाथ त्यागी की है। तो प्रश्न संख्या 14 का जवाब आप सबको देना है कि कुछ कही कुछ अनकही आत्मकथा किसकी है। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, शीला झुंझुनवाला इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। अब कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए सील में व्यक्ति क्या करता है, जिसके अंदर सील होती है वो शीला होता है। अब सील में व्यक्ति क्या करता है, कुछ कहता है कुछ नहीं कह पाता है। तो देखे होंगे सील एक ऐसा स्वभाव है कि व्यक्ति सील बस नहीं कह पाता है, संकोच होता है ना। तो कुछ कही कुछ अनकही, ध्यान में रखिएगा। शीला, सील में व्यक्ति कुछ कहा कुछ नहीं कहा, 1 किलो तो आपको ही मिल गया। और दूसरा क्या है,
कुछ कहा कुछ ना कहा, तब तक क्या हो गया, तब तक झुनझुन बज गया, झुनझुना बज गया, झुनझुन बज गया, बस आदमी भागना शुरू कर दिया। कभी कभी देखते होंगे ना कि हम आप पेपर दे रहे हैं, बैठे हैं, कुछ लिखे हैं, कुछ नहीं लिख पाए, तब तक घंटी बज गई तो पेपर पर जमा हो जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, कुछ कहे कुछ नहीं कहे तब तक झुनझुना बज गया। तो झुनझुना फर झुनझुन वाला को ध्यान में रखिएगा। और सील एक ऐसा स्वभाव होता है ना कि सील में व्यक्ति क्या करता है, कुछ कहता है और कुछ नहीं कहता है। तो जैसे भी बन जाए इसको बनाने का प्रयास करिएगा। और मित्रों, मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी ट्रिक आपके लिए बड़ी छोटी नहीं होती है, ना ही बहुत महत्व रखती है। किस तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 14 का विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 15 की घर की बात आत्मकथा किसकी है? विकल्प ए कह रहे हैं कि रामविलास शर्मा की है, विकल्प बी राजेंद्र यादव की है, विकल्प सी स्वदेश दीपक की है, या फिर विकल्प डी विष्णु प्रभाकर की है। अब प्रश्न संख्या 15 का जवाब सबको देना है कि घर की बात आत्मकथा किसकी है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि जो घर की बात है ना, बिल्कुल विकल्प ये रामविलास शर्मा है ना। घर की बात में, घर की बात क्या है, बोले घर की बात अलग है कि लोग विलास करते हैं। आप लोग देखे होंगे ना कि जो लोग घर पे जब रहते हैं ना तो एक गिलास पानी उठा के नहीं पी सकते हैं, और जब वही लोग इलाहाबाद पहुंच जाते हैं तो बर्तन धुलना, खाना बनाना, रोटी बनाना, सब्जी बनाना, सब काम कर रहे हैं, है ना, अपना कपड़ा भी धुल रहे हैं, लेकिन घर पे विलास करते थे। तो ध्यान में रखिए कि घर की बात विलास के लिए होती है, लेकिन इलाहाबाद प्रयागराज से पूछो, है ना, कि क्या बात हो रही है। तो स्टार लगाकर इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए, नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। घर की बात विलास के लिए, तो विलास फॉर रामविलास शर्मा का बिल्कुल आत्मकथा है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, बिल्कुल सही जवाब, और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। आप सबको अपनी तैयारी को इसी तरह से बिल्कुल धार देते हुए आगे चलते रहना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 16 की अज्ञात जीवन आत्मकथा किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि नंद चतुर्वेदी की है, विकल्प बी जाकिर हुसैन की है, विकल्प सी अजित प्रसाद जैन की है, या फिर विकल्प डी सुमित्रानंदन पंत की है। तो प्रश्न संख्या 16 का जवाब सबको देना है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आना शुरू हो गया कि आ से अज्ञात जीवन और आ से अजीत प्रसाद जैन, है ना। तो आ से अज्ञात जीवन, आ से अजीत प्रसाद जैन, ध्यान में रखिएगा, एकदम बिल्कुल अज्ञात जीवन अजीत प्रसाद जैन का, है ना। तो आ से अज्ञात जीवन, आ से अजीत प्रसाद, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए और अपने दिमाग में हमेशा के लिए छाप लीजिए। कब लिखा गया? 1951 में लिखी गई आत्मकथा है ना। ये भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न 17 है कि निम्न में से कमलेश्वर की आत्मकथा कौन सी है? विकल्प कह रहे कि अपनी धरती अपने लोग, विकल्प भी कह रहे कि समय है सहचर, विकल्प सी कह रहे गर्दिश के दिन, या फिर विकल्प डी देहर भई विदेश। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 17 आप सबके स्क्रीन पर है, और बेहद आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, और 17 पर खतरा करने वाला प्रश्न भी है। फिलहाल धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया कि कमलेश्वर के, बोले सर गर्दिश के दिन, है ना। तो गर्दिश के दिन, कमलेश्वर का से कमलेश्वर की गर्दिश के दिन, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। इन्हीं की कमलेश्वर द्वारा लिखी गई जो आत्मकथा है गर्दिश के दिन है। कब लिखा गया? 1980 ईस्वी में है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है ना। तो गर्दिश के दिन किसके? बोले सर कमलेश्वर के, गर्दिश के दिन कमलेश्वर के। ठीक है, चलिए। प्रश्न 18 है कि 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा किसकी है? विकल्प कह रहे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, विकल्प बी यशपाल की है, विकल्प सी सुमित्रानंदन पंत की है, या फिर विकल्प डी रामदास मिश्र की है। तो प्रश्न संख्या 18 का जवाब आप सबको देना है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि 60 वर्ष रेखांकन, 60 वर्ष रेखांकन, बोले सुमित्रानंदन पंत, है ना। पंत का रेखांकन, पंत का रेखांकन, ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए और बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिए कि 60 वर्ष रेखांकन, बोले पंत, नंदन, रेखांकन नंदन, रेखांकन नंदन, है ना। बैठाइएगा, रेखांकन नंदन। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 19 है कि निम्न में कौन सी आत्मकथा एवं लेखक असंगत हैं? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक आत्मकथा और उसके जो लेखक हैं ना असंगत हैं, यानी कि सही नहीं है। विकल्प कह रहे कि अतीत के गौरव भीष्म साहनी की आत्मकथा है, ये असंगत है। विकल्प कह रहे कि अतीत के राग
नंद चतुर्वेदी के हैं, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे कहाँ तक कहो युगों की बात देवेश ठाकुर की है, यह संगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे कि भैरवी तंत्र राजकमल चौधरी का है, यह संगत है। अब जवाब आप सबको देना, प्रश्न संख्या 19 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लाग किया जाए तो विकल्प सी कहाँ तक कहो युगों की बात देवेश ठाकुर की आत्मकथा नहीं है, बल्कि बात करें कहाँ तक कहो युगों की बात मिथिलेश्वर की आत्मकथा है ना। तो कहाँ तक कहो युग की बात, बोले कहाँ तक कहो युग की बात मिथिलेश्वर की, है ना। मिथिलेश्वर के युग की बात कहाँ तक कहो, है ना। मिथिला के ईश्वर, एक क्लू बना लीजिएगा कि मिथिला के ईश्वर मतलब राम जी की बात कहाँ तक कहें, बस बना लीजिएगा कि मिथिला के ईश्वर की बात कहाँ तक कहो, है ना। इन्हीं की मिथिलेश्वर की आत्मकथा है, ध्यान में रखिएगा, है ना। देवेश ठाकुर नहीं है। बाकी विकल्प की बात करते तो आज के अतीत बिल्कुल भीष्म है, इनकी आत्मकथा भीष्म साहनी की है। अतीत के राग, बिल्कुल अतीत के राग की बात ना करो, नंद बड़ी चतुर होती है। अतीत के राग में नंद चतुर है, नंद चतुर्फार नंद चतुर्वेदी की, है ना। और भैरवी तंत्र राजकमल चौधरी, ठीक है ना। भैरवी तंत्र राजकमल चौधरी, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न क्या बेस है कि आत्मकथा एवं लेखक को मिलाइए, है ना। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि आत्मकथा है और एक तरफ उसके लेखक है। बात करें कथन ए में तो देख रहे हैं कि मेरा जीवन और सामने पुदुमलाल पुनालाल बख्शी हैं। कथन बी में देख रहे हैं कि अज्ञात जीवन सेठ गोविंद दास का है। कथन सी में आत्मनिरीक्षण और अजित कुमार जैन का, और कथन डी में है मेरी अपनी कहानी अलगू राय शास्त्री की है। अब इसे कैसे बिल्कुल मैच कराना है, मिलाना है, थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा और तब जाकर आपको इसका जवाब मिलेगा, ठीक है ना। अब मेरा जीवन की बात करें तो बिल्कुल मिलाने का प्रयास करिए, अलग है, मेरा जीवन अलग है, अलग फार अलगू राय की, है ना। अज्ञात जीवन अजीत का, आज से अज्ञात आज से अजीत मैंने बताया था, तो अज्ञात जीवन अजीत का, अजीत फारिद प्रसाद जैन। आत्मनिरीक्षण सेठ करता है सेठ गोविंद दास। अपनी नई कथा भैया लाल लाल है, तो लाल लाल है। और आप ये भी कह सकते हैं कि अपनी नई कथा, मेरी अपनी कथा पर बख्शेंगे नहीं, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला, तो विकल्प बी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का दिया है, निश्चित रूप से आप सबका जो जवाब है बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके दिख रही है, तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न क्या है कि संतराम बीए की आत्मकथा कौन सी है। विकल्प कह रहे कि मेरे जीवन के अनुभव, विकल्प बी नीट का निर्माण, फिर विकल्प सी आज के अतीत, या फिर विकल्प डी है बसंत से पतझड़ तक। जवाब सबको देना, प्रश्न संख्या 21 आप सबके स्क्रीन पर है और बड़े तेजी के साथ आप सब भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लाग किया जाए, मेरे जीवन के अनुभव इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। अब मेरे जीवन के अनुभव क्या है, बोले बीए के, बीए फार संतराम बीए को ध्यान में रखिएगा। मेरे जीवन का अनुभव बीए का ध्यान में रखिएगा, बीए फार, है ना, संतराम बीए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 22 है कि जीवन के 4 अध्यात्म कथा किसकी है। विकल्प कह रहे कि भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की है, विकल्प बी रामधारी सिंह दिनकर की है, विकल्प सी यशपाल जैन की है, या फिर विकल्प डी अशोक वाजपेयी की है। तो जवाब सबको देना, प्रश्न संख्या 22 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जीवन के 4 अध्याय जो है ना, विकल्प ये भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। जीवन के 4 अध्याय भुवनेश्वर, जीवन के 4 अध्याय भुवनेश्वर में है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए रामधारी सिंह दिनकर जी की एक रचना है ना संस्कृत के 4 अध्याय, तो इसी से मिलती जुलती है और झटके में कुछ लोग इसको यही मार के चले आएंगे, तो इसलिए इस प्रश्न का जो निर्माण किया गया था तो थोड़ा सा, है ना, बिल्कुल सोच समझ कर किया गया था, ठीक है। चलिए प्रश्न का 23 है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी है। विकल्प कह रहे हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में लिखी गई है, नीट का निर्माण 1970 में, ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। विकल्प सी कह रहे हैं कि बसेरे से दूर 1978 और 10 द्वार से सपा 1985, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही जवाब। जिन भाई बहनों ने विकल्प डी यानी कि सरकारी जवाब को चुना है, तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है
और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का क्रम मिलाने के लिए, या इसमें से एक कोई दे देता है ये किसकी आत्मकथा है, या पूछ लिया कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग हैं, है ना। तो भांत भांत प्रकार के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल आपके दिमाग में आ गया कि करु निर्माण दूर सोपान, करु निर्माण दूर सोपान। करु का मतलब हो गया क्या भूलूं क्या याद करूं, उल्टी सीधी 69 चीज़ें हैं, तो इसमें क्या याद करूं क्या भूलूं। उल्टी सीधी 69, देखिए 6 को उल्टा करेंगे 9, 9 को उल्टा करेंगे 6, तो उल्टी सीधी 69 चीज़ें हैं, क्या याद करूं क्या भूलूं, इधर में रखिएगा। अब नीड का निर्माण बोले 70 बार हुआ, नीड माने घोंसला होता है, 25-70 बार करते हैं, तो नीड का निर्माण 70 बार, है ना। अब बसेरे से दूर कोई व्यक्ति जाता है 7-8 घंटे के लिए, कहते हैं 7 घंटा 8 घंटा की ड्यूटी है, बसेरे से दूर जाता है 7-8 घंटे, 7-8 माने 78, और 10 द्वार से सोपान तक बोले 85, है ना। 10 द्वार से सोपान तक जाने में 85 मिनट लगता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो कहने का आशय जैसे भी आपके दिमाग में बैठ जाए, बैठाने का प्रयास करिएगा, तो यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न तो आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 24 है कि मेरी फिल्मी आत्मकहानी किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि भीष्म साहनी की है, विकल्प बी बलराज साहनी की है, विकल्प सी फाड़ेश्वरनाथ रेणु की है, या फिर विकल्प डी डॉक्टर नागेंद्र की है। तो प्रश्न संख्या 24 का जवाब सबको देना है कि मेरी फिल्मी आत्मकहानी किसकी है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी बलराज साहनी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बिल्कुल सही जवाब, और आप सब बधाई के पात्र हैं। तो स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए फिल्मी, मेरी फिल्मी आत्मकथा, फिल्मी बलराज साहनी, फिल्मी बलराज साहनी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 25 है कि एक अंतहीन तलाश आत्मकथा किसकी है। विकल्प कह रहे कि कन्हैयालाल नंदन की है, विकल्प भी कह रहे कि नंद चतुर्वेदी की है, विकल्प सी देवेश ठाकुर की है, या फिर विकल्प डी सुमित्रा नंदन पंत की है। प्रश्न संख्या 25 का जवाब सबको देना है कि एक अंतहीन तलाश आत्मकथा किसकी है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, कन्हैयालाल नंदन इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है आपका, है ना। अब देखिए एक अंतहीन की तलाश कहाँ पर, बोले एक अंतहीन तलाश कन्हैयालाल नंदन में कर रहे थे, और कन्हैयालाल का अंत देखे होंगे ना, कहाँ पर हुआ था, नंदन में हुआ था। तो एक अंतहीन तलाश कन्हैयालाल नंदन की, तो एक अंतहीन तलाश कहाँ पर हुई, कन्हैयालाल की नंदन में हुई थी, ये ध्यान में रखिएगा। कैसे ध्यान में रखेंगे, तो आपको पता होगा ना कि कृष्ण जी का जब अंतिम समय आया था तो एक जंगल में बिल्कुल सोए हुए थे, और इनकी जो पैर की, है ना, क्या कहते हैं इसको, पाउल जो होती है, ये चमक रही थी, और दूर से एक बहेलिया ने इनके पैरों पर बाण मारा था, और इस प्रकार से इनका अंत हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि एक अंतहीन तलाश कन्हैया की हुई नंदन में। तो कन्हैया का जो अंत होता है ना, वो नंदन में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। अंतहीन तलाश कन्हैयालाल की नंदन में हुई, ऐसे ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, दिमाग पे छाप लीजिए। तो निश्चित रूप से जब आपके सामने ये प्रश्न पड़ेगा ना, तो आपके दिमाग में क्लू आपका चलना शुरू हो जाएगा, और आप इसको सही कर पाएंगे। और मित्रों, इन सभी ट्रिक का उद्देश्य मेरा एक ही है कि जब आप किसी शब्द के साहचर्य द्वारा किसी चीज़ को तैयार करते हैं, पढ़ते हैं, तो उस शब्दों के माध्यम से आप उस चीज़ को पकड़ लेते हैं, आपको याद करने में बहुत ही सुविधा होती है। तो मित्रों, इस प्रकार से आप इन सभी जो आत्मकथा और कथाकारों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। इसके अगले भाग को हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पे लगाइए। अपना प्रेम, स्नेह एवं विश्वास इसी तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।